हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोजा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान और अमरीका मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। मुतादिद अहम उमूर पर पेशरफ्त। फरीक़ैन का मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। ईरान अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। आबना हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम कर दी गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि पाकिस्तान और कतर की सालसी में लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल्स की बरामदात पर पाबंदियां खत्म कर दी गई। कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। आबना हॉर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी गई है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में आबना हॉर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त का मैकेनिज्म तरतीब देने पर इत्तफाक किया गया है। अगर फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो हम यहाँ ना होते। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की फील्ड मार्शल की तारीफ। उन्होंने कहा कि 3 माह में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जितनी बात की है शायद ही किसी से की हो। वो अजीम मिलिट्री लीडर और बेहतरीन सफारतकार हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मेरे और सदर ट्रंप के अजीज दोस्त हैं। वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों से अमन मुज़ाकरात को कामयाब बनाया। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार लायक तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपहसालार है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आंधी और मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर, मुल्तान, विहाड़ी, मेलसी और कसूर समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। बहावल नगर में तूफानी आंधी और जालाबारी से दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। कोट अद्दू में प्री मानसून बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फैसलाबाद में भी ठंडी हवाएं चलने से गर्मी में कमी। महकमा मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। ग्रुप जी के मैच में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से शिकस्त दे दी। यूरुग्वे और केप वर्ड का मुकाबला 2-2 से बराबर रहा, जबकि बेल्जियम और ईरान के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के ड्रॉ हो गया। ईरान के तजुर्बाकार गोलकीपर अली रजा बेरुमॉन की शानदार कारकर्दगी की बदौलत ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम के खिलाफ सख्त मुकाबले के बाद बगैर किसी गोल के मैच को ड्रॉ कर दिया। दूसरी जानब यूरोपियन चैंपियन स्पेन ने सऊदी अरब को आउट क्लास कर दिया। 4-0 से शिकस्त दे दी। मिकल ने 2 और लामीन जमाल ने 1 गोल स्कोर किया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा और आपकी सुबह भी अच्छी हुई होगी। इसी उम्मीद के साथ हम भी अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और मुल्क में मौसम ने अपना रंग बदल दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हो रही हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी मुल्क भर के लिए अलर्ट्स जारी किए। पंजाब की बात की जाए तो वहाँ मुख्तलिफ अजला में आंधी और मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूटा है। हब्स का भी खात्मा हुआ है। उधर NDMA के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, गर्द आलूद तूफान, गरज चमक और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची की बात करते हैं। कराची समेत सिंध भर में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आपको आगाह करते हैं। जहां मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाएं हैं, कहीं कहीं बारिश की भी पेशगोई की जा रही है और मौसम की मजीद सूरत हाल के ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे। इसका तस्करा होता रहेगा, लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं कि खेल के मैदान में क्या चल रहा है। इस वक्त एक ही खेल की गूंज है हर तरफ एंड ऑब्वियसली व्हेन आई स्पीक आई नो दैट यू ऑलरेडी नो। फीफा वर्ल्ड कप की बात चल रही है। फुटबॉल के ये मैचेस पूरी दुनिया में जोशो जज्बे के साथ, जुनून के साथ देखे जा रहे हैं। सनसनीखेज मैचेस जारी। एब्सोल्युटली दिलचस्प सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है और अभी मैच खत्म जो हुआ है उसमें एक तो यूरुग्वे और केप वर्दे का मुकाबला 2-2 से बराबर रहा, जबकि बेल्जियम ईरान के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर हुआ। और जो गुज़िश्ता रोज़ हुए मैचेस उसमें स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 और अभी जो मैच खत्म हुआ है मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हरा दिया है। तो मिस्र अपना ग्रुप लीड कर रहा है और उसी ग्रुप में जो दूसरे ममालिक हैं वो इस वक्त स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खैर फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से हम आगे चल के मजीद बात भी करेंगे। राइट नाउ टू द टॉप स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, और वो ये कि पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका सालसी में स्विट्जरलैंड में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। दोनों ममालिक ने आइंदा 60 रोज के अंदर एक जामे मुआहदे तक पहुंचने के लिए बाकायदा रोड मैप पर इत्तेफाक कर लिया है,
जिसे सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद की वफावती याददाश्त के तहत होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो बड़े ही मुस्बत और तामीरी माहौल में मुकम्मल हुए हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी में पाकिस्तान का किरदार ख़ास तौर पर तस्करों में शामिल है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने पाकिस्तान और कतरी सफारती जो कोशिशें हैं उसको सराहा है। आलमी मुबस्सिरीन भी इस पेशरफ को बड़ा अहम करार दे रहे हैं। इसी सब पे बात करते हैं कि इस तरीन सूरत हाल क्या है। हमारे साथ स्विट्ज़रलैंड से कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान मुज़म्मिल मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है और ताज़ा तरीन वहाँ से क्या आ रही है। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बताइएगा क्या अभी तक डेवलपमेंट सामने आई है? जी वालेकुम अस्सलाम और वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। जी यहाँ पर रात के फिर मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था। इन मुज़ाकरात की अगर बात की जाए तो अवाइल में मुज़ाकरात बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे, बड़ा खुशगवार माहौल था और ये उम्मीद की जा रही थी कि मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये मुज़ाकरात बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव और सेंसिटिव हैं और बहुत सारे नुकात हैं जिन पर इत्तफाक राय पैदा होना, एक दिन में इत्तफाक राय पैदा होना मुमकिन नहीं था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और कतर की जो सालिसी की कोशिशें हैं वो बड़ी हद तक कामयाब हुई। कुछ लम्हात ऐसे आए जहां पर डेडलॉक और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से उस सूरत हाल को ख़त्म किया गया और कुछ ऐसे नुकात थे जिन पर मजीद उन्होंने वक्त मांगा। ईरान ने भी वक्त मांगा कि वो इस पर मजीद सोचना चाहते हैं, जिसमें ईरान की जोहरी प्रोग्राम के हवाले से अपनाए हुर्मज़ और इक़्तिसादी पाबंदियाँ, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिन पर ईरान ने भी वक्त मांगा कि वो इस पर दोबारा एक दफ़ा सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। लेकिन इन मुज़ाकरात को कामयाब कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह मुज़ाकरात हुए, जिस तरह राउंड्स हुए, वफूद के दरमियान आपस में बातचीत हुई, तो ये मुज़ाकरात किसी भी तौर पर इसको नाकामी की तरफ नहीं कहा जाएगा, इसको एक कामयाब पेशरफ्त करार दी जाएगी। क्योंकि जिस माहौल में ये मुज़ाकरात हुए, जितनी टेंशन थी यहाँ पर और ईरान और अमेरिका जहाँ एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है, वहाँ पर इस तरह दोनों ममालिक को इकट्ठे करना ये पाकिस्तान की ही काविशों की वजह से हुआ और स्विट्ज़रलैंड, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के मोतरफ है और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से ये मुमकिन हुए। और स्विट्ज़रलैंड खास तौर पर अगर बात की जाए तो अभी मैं थोड़ी देर पहले हेडलाइन सुन रहा था स्विस लैंग्वेज में, तो वो भी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की वजह से स्विट्ज़रलैंड एक दफ़ा फिर सफारतकारी में उभर कर आया है और स्विट्ज़रलैंड का मुकाम मुंतखब किया गया है। अब ये जो रोड मैप जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, ये कतर और पाकिस्तान इन सब की मुशावरत से ये एलामिया जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक जो मुख्तलिफ सतह पर टीमें तश्कील दे दी जाएंगी जो इस पूरे प्रोसेस को न सिर्फ मॉनिटर करेंगी बल्कि आला सतह वफूद तक अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगी। और अगले चंद आने वाले रोज जो हैं वो इस हवाले से काफी अहम करार दिए जा रहे हैं कि किसी वक्त भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो तारीख के सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। इमरान, आप हमें स्विट्ज़रलैंड से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और क्योंकि डेवलपिंग इसलिए आने वाले दिनों में आपसे हम बात करते रहेंगे। अब ज़रा इस अहम मुद्दे पे तजिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर जाफ़र साहब, आप माहिर उमूर मशरिक़ वुस्ता हैं। मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो एक 60 रोज़ा रोड मैप का ऐलान किया गया है और टेक्निकल टीम्स अब इसमें बाज़ाब्ता गुफ्तगू शुनीद का आगाज़ करेंगी, लेकिन पहले दिन के अख्ताम पे कुछ बहुत ही अच्छी खबरें हैं। एक तो कुछ मुंजमद असासे बहाल हुए, इसके साथ अब्बास अरागची साहब खुद फरमाते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स और जो तेल दरामद है उस पर पाबंदी उठाई गई है। सब मेरे ख्याल से सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये है, अगर खित्ते के तनाजुर में बात की जाए तो। जी बहुत शुक्रिया जी, आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है, यकीनन इब्तिदा में जो एक बैड टेस्ट खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब की बेवक्त की मुदाखलत के नतीजे में जो पैदा हुआ था, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ा ही एमिकेबली और ख़ासतौर पर कतर ने मिल के उसको डिफ्यूज़ किया है। अब आप देखिए कि इस वक्त नेगोशिएशन के लिए उन्होंने अपने नायब सदर को भेज रखा है, वो टीम की सरबराही कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना जो सोशल ट्रूथ प्लेटफॉर्म है वो मोर्चा संभाला हुआ है और वहाँ से वो जो गोलाबारी करते हैं उसके नतीजे में इस नौयत की जो भी पेशरफ्त होती है वो बाज़ औक़ात बैक टू स्क्वायर वन चली जाती है। और ख़ासतौर पे उन्होंने जो कल एक बयान दिया वो इंतहाई ख़तरनाक बयान था, जिसके बाद
ये खदशा पैदा हो गया था कि शायद ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो जाए। उन्होंने धमकी दी कि ईरान ने अगर इस माहदे को फौरी तौर पे यानी इससे जो 60 दिन की मुद्दत है इसमें न मुकम्मल किया, तो फिर ईरानी वफ़द जो है वो वापस नहीं जा सकेगा। बड़ी ज़ुबानी बात है। इससे क्या मुराद है? क्या उन्हें वही कत्ल कर देना चाहते हैं? रास्ते में उन्हें ताराज कर देना चाहते हैं? तो जब इस नौइयत की आप बातें करते हैं तो ज़ाहिर है फिर एक मोरल डाउन होती है। तो ईरान ने इसी वजह से आपने देखा कि एहतजाजन वो जो एक बिल्कुल, सेरेमोनियल सा ग्रुप फोटो होता है उसमें शिरकत से भी इनकार किया, क्योंकि इस वक़्त ईरान को दाखिली तौर पे भी यकीनन बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। मईशत उनकी ख़राब है और इसी तरीके से तबाही और बर्बादी अमेरिका ने उन पर इन्फ्लिक्ट की है, उसका बोझ उन पर अलग से है। और खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब और अमेरिकी क़यादत खुद बड़े दबाव में है, क्योंकि ये जो डील है इसको ना तो रिपब्लिकन्स वेलकम कर रहे हैं, ना डेमोक्रेट्स वेलकम कर रहे हैं। ये बड़ा अनवेलकमिंग किस्म का एटीट्यूड दिखाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब हथेली पे सरसों जमाने के आदी हैं। वो चाह रहे हैं कि फौरी से फौरी ये माहदा हो जाए, जबकि आपके इल्म में है कि इसमें जो कलीदी नुक्ता इस वक़्त जिस पर बात हो रही थी कल, वो जौहरी तवानाई के हवाले से था कि उसको कैसे कंटेन करना है और यूरेनियम में अफ़ज़ूदा जो है उसको कैसे ख़त्म करना है। तो अब आप देखिए कि गुज़श्ता जो माहदा हुआ था JCPO, उसमें 5 ममालिक शरीक थे, वो 2 साल की मुद्दत में किसी तरीके से फाइनलाइज़ हुआ था। अब ऐसे में जब ये कहते हैं कि जी हमने वो जो यूरेनियम अफ़ज़ूदा है उसको डाउनग्रेड करना है, टेक्निकली स्पीकिंग उस पूरे प्रोसेस के लिए ना सिर्फ हज़ारों मैन पावर दरकार है, खुद अमरीकी भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। वो 1 या 2 दिन या इवन महीनों का भी काम नहीं है, वो सालों का काम है, क्योंकि जिस अंदाज़ से वो दबा हुआ है। लेकिन मंसूर साहब उसके लिए तो पहले इस मुद्दे पर आकर रुकना होगा ना कि इसको डाउनग्रेड करना है। बिसाइड्स उसमें ईरान को कब तक यूरेनियम इनरिच करने की इजाज़त नहीं देनी है। अभी तक तो जो डिटेल सामने आ रही हैं उसमें यूरेनियम का कोई तस्करा नज़र नहीं आ रहा, और दैट मीन्स कि अभी इसके ऊपर बात हो या तो होनी है या अभी इस पर बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात दरकार हो गए। जी, बुनियादी तौर पे जो तरजीहात मुतय्यन की गई और ख़ास तौर पे इसकी जो 14 नुकात की अगर आप एक नज़र डालें तो उसमें जो अहम नुक्ता है, वो यही एक ऐसा नुक्ता है कि जिस पर बात अमेरिका आगाज़ करना चाहेगा। इसी को वो अपने एक कामयाबी के तौर पे दाखिली सतह पे पेश करना चाहेगा। बाकी तो सारी चीज़ों में ईरान एक रिसीविंग एंड पे दिखाई देता है ना कि आपदाए हॉर्मुज़ खुलने का दुनिया को भी फ़ायदा हुआ, ईरान को भी होगा। फिर इसी तरीके से जो उनके असासे गैर मुजम्मद होने हैं, वो भी ईरान एक बेनिफिशियरी है, तो उसको तो अमेरिका कैश नहीं करवा सकता। लिहाजा और उस पूरे यानी जो जो पाबंदियाँ हटाने का मरहला है, वो भी बड़ा ट्रिकी किस्म का है। ख़ास तौर पे जो कांग्रेशनल पाबंदियाँ हैं, वो इस वक़्त जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अमेरिका में जो मूड है, कांग्रेस इंतहाई नाराज़ दिखाई देती है इस माहदे के हवाले से। तो वो नहीं चाहेंगे कि इस नौइयत की पाबंदियाँ जिसके नतीजे में ईरान की इकॉनमी जो है क्रिपल डाउन हुई है, या उसको मज़ीद घुटनों पे बिठाया जा सकता है। तो कोई ऐसा इक़दाम करें कि जिसके नतीजे में ईरान को एक साई ऑफ रिलीफ मिले और वो ख़ास तौर पे अपनी जो मईशत और अपने जो अंदरूनी हालात है उसको बेहतर बना सकें। तो ये बड़ा ही मैं समझता हूँ पेचीदा मरहला है, लेकिन इसके लिए जो असल चीज़ है, वो एक तो लबनान का महाज़ है, क्योंकि इस वक़्त बाय द टाइम वी स्पीक बहुत ज़्यादा ख़तरात मौजूद हैं, ख़ास तौर पे नबतिया का जो इलाका है, वहाँ पे इस्राईली फ़ौज आज भी हमले कर रही है और दाखिली तौर पे उनकी रिकर्शन भी मौजूद है। तो ईरान ने बहुत ज़्यादा मुतालबा किया है कि वहाँ से फौरी तौर पे फ़ौज का इनख़ला भी किया जाए और हमले भी रोके जाएँ। लेकिन इसराइल जिस मुल्क का नाम है और नेतन्याहू जिस शख्सियत का नाम है, वो इस पूरी डील के हवाले से यकीनन सबसे बड़े लूज़र हैं। और इस वक़्त अगरचे वो इस माहदे के अंदर मौजूद नहीं है, यानी फ़िज़िकली ना तो लबनान मौजूद है, ना इसराइल मौजूद है। लेकिन पूरे माहदे के अंदर जो बाज़गिश सुनाई दे रही है, वो इन्हीं 2 मुल्कों के हवाले से दे रही है। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान ने बाकायदा अपनी एक रेड लाइन करार दे दिया है, ख़ास तौर पे हिज़्बुल्लाह को भी और लबनान के सीज़फायर को भी। सो मच सो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लबनान की हुकूमत ने ईरान के मुदाखलत के हवाले से ईरान के सफ़ीर को नापसंदीदा शख्सियत करार देके मुल्क छोड़ने का ऐलान अच्छा, हुक्म दिया था बिल्कुल तकरीबन 2 ठीक है। माह पहले। अच्छा मंसूर इस वक़्त साहब, तक जी, 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 मैं सफ़ीर इस वहीं मौजूद है। बिल्कुल, खलीजी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पे तो हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। लेट अस शिफ्ट आवर फोकस टू पाकिस्तान एंड इट्स रोल। हम इस पे बहुत बात कर चुके हैं और आपने अपनी गुफ्तगू में भी इब्तिदा में ये कहा कि बड़ी ट्रिकी सिचुएशन से बार-बार लगातार और एक बार फिर पाकिस्तान ने न सिर्फ इस तमाम तर मुद्दे को निकाला है, इसको एक स्मूथ रन दिया है इन टॉक्स को। पाकिस्तान की इस्लामाबाद से लेके लुसर्न समिट तक की ये जो जर्नी है
उसको कैसे समअप करते हैं। और बहुत मर्तबा ये बात भी हो चुकी है, पाकिस्तान ने क्या गेन किया, पाकिस्तान ने क्या गेन किया। मैं ज़रूर आपके सामने ये सवाल रखना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने फाइनेंशियली क्या गेन कर लिया इससे। मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा आप गुफ्तगू फरमाइए कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री, फाइनेंशियल गेन दोनों डिफरेंसेस हैं और उसको ट्रिकल डाउन होने में कितना वक्त दरकार है। जी, यकीनन पाकिस्तान ने इस महाज पर इन कैश एंड काइंड दोनों तरह यकीनन उसको एक लिहाज से फ़वाद हासिल होंगे। अभी यकीनन इस वक़्त जो एक डिप्लोमेटिक कामयाबी है और ख़ास तौर पे जो दोनों फ़रीकों का एतमाद है बतौर सालिस, मैं समझता हूँ इस वक़्त का जो टेक होम है, जो असासा है वो तो यही है। लेकिन आने वाले दिनों में यकीनन पाकिस्तान उन मुल्कों में सर-ए-फ़हरिस्त होगा कि जो इस पूरे माहिदे के जो माशी समारात हैं, उसको रीप करने वाला मुल्क भी बनेगा, क्योंकि देखिए हमारा ईरान के साथ जो हमसायगी का ताल्लुक है और बिलखुसूस हम जिस तरीके से तवानाई के शॉर्टफॉल का शिकार हैं, बिलखुसूस जो ईरान की जो गैस पाइपलाइन है, उसको अगर हमें इन पाबंदियों के बाद कनेक्ट करने का मौका मिल जाता है, तो हम सबसे बड़े मैं समझता हूँ अपनी तवानाई की ज़रूरत है उसको पूरा करने के काबिल होंगे। और आने वाले दिनों में बहुत सारी तफ़सीलात जो है मज़ीद, चाहे वो रोड लिंक्स के ज़रिए हों, चाहे वो आपके सी पैक रूट की सूरत में हो, चाहे आपके जो आपकी चाबहार पोर्ट को गवादर पोर्ट के साथ कनेक्ट करने की बातें हों, वो तमाम के तमाम ऐसे एवेन्यूज़ हैं कि जिसको, और बाहमी तजारत तो यकीनन एक ऐसा एवेन्यू है जो ऑल टाइम पाकिस्तान के हमसाया मुल्क होने के नाते जो है वो ईरान के साथ किया जा सकता है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, बिलखुसूस अमेरिका या दीगर मगरबी ममालिक, ये उनकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से उन्होंने माज़ी में मुख्तलिफ नौइयत के माहदात करवाने के हवाले से या करने वाले ममालिक के ताउन के हवाले से, जिस तरीके से मिस्र को बहुत ज़्यादा अकोमोडेट किया गया कैंप डेविड हम्म, अकॉर्ड के बाद, हम्म, और इसी तरीके से फ़लस्तीन को बहुत ज़्यादा एक इमदाद फराहम की गई, ख़ासतौर पे जो माहिदा ओस्लो करवाने के बाद। तो ये बहुत सारे एवेन्यूज़ ऐसे आने वाले दिनों में आएँगे, लेकिन पाकिस्तान इस वक़्त मैं समझता हूँ जो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जो एक्टिविटी कर रहा है, वो किसी मादी लालच के नतीजे में नहीं कर रहा या मकसद के लिए नहीं कर रहा। वो एक ऐसे एतमाद को विन करने के लिए और ख़ास तौर पे एक 2 ताकतों के दरमियान, मैं समझता हूँ ये कारनामा पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया है कि 47 साल बाद हम्म, उनके आपस में सफारती ताल्लुकात नहीं थे, उनको आमने-सामने मेज़ पे बिठाया है और उनके बराह रास्त मुज़ाकरात जो है आगाज़ हुए हैं। ये तारीख़ का, सफारतकारी की तारीख़ का मैं समझता हूँ ऐसा कारनामा है, जो आने वाले दिनों में टेक्स्ट बुक जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की है उसमें न सिर्फ़ पढ़ाया जाएगा, बल्कि एक केस स्टडी के तौर पर इस पे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तहकीक भी मुतवक्को है। लिहाज़ा ये एक पाकिस्तान का जो, जिसे कहना चाहिए इन द डेज़ टू कम, जो इस खिदमत के एवज़ जो रिकग्निशन है और उसका मैं समझता हूँ एक हिस्टोरिकल रेफ़रेंस जो डेवलप हुआ है, उसके साथ-साथ माशी फ़ायदे भी यकीनन पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेंगे, लेकिन सरेदस्त पाकिस्तान की तवज्जो इस माहदे को हतमी तौर पे एक काबिल अमल सूरत में लाने के लिए मरकूज़ है। यही वजह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और अस्करी क़यादत इस वक़्त अपना तमाम बिज़नेस एज़ यूजुअल तज के उसको बालाए ताक रखते हुए इस वक़्त वो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है, ताकि इस माहदे के हवाले से जो भी कोई इस नौइयत की हिकक आती हैं, उसको हल करने के लिए फ़ौरी तौर पे इमीडिएटली ट्रबल शूटिंग के लिए वहाँ मौजूद है। और हम्म, इसमें मैं समझता हूँ कतर जो है उसका ताउन एक आइसिंग ऑन द केक है, क्योंकि उनकी भी डिप्लोमेसी के हवाले से बड़ी लंबी तारीख है। उन्होंने अफ़गानिस्तान से लेके फ़लस्तीन दीगर मामलात में बड़ी एक्टिव डिप्लोमेसी जो है वो दिखाई है। तो और इसके साथ मैं समझता हूँ जो आने वाले दिनों में जो आप बात कर रहे थे खलीज ममालिक की, तो असल जो पाकिस्तान को जो एक बेनिफिट तवक्को की जा रही है, जिसके बारे में बातें हो रही हैं, वो उस पूरे रीजन की जो सिक्योरिटी का एक अम्ब्रेला है। अमेरिका की इस नाकामी के बाद और ख़ास तौर पे एक्सपोज़र के बाद, कि जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से वो एक्सपोज़ हो गए हैं, ख़ास तौर पे जीसीसी कंट्रीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में, तो इम्कान इस बात का है कि शायद आने वाले दिनों में जीसीसी कंट्रीज़ अपना मिलिट्री और सिक्योरिटी पैराडाइम रिविज़िट करते हुए किसी ऐसे सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पर यकीन करें, जिस जी, तरीके से सऊदी अरब ने अपने मशरक़ी इलाके के हवाले से हम्म, अपना दिफ़ा जो है वो पाकिस्तान के सुपुर्द किया है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी ओपनिंग होगी कि जिसके बाद यकीनन वहाँ पर जो भारत की जो साज़िशें हैं, चाहे वो खलीज के अंदर हों, खलीजी ममालिक के अंदर हों या हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर हों, वो तमाम की तमाम जो है वो दुनिया के सामने ना सिर्फ़ एक्सपोज़ होंगी, बल्कि उन्हें बड़ा इफ़ेक्टिवली कंटेन करने में मदद मिलेगी, जिसके नतीजे में हमारा वहाँ पे जो डायस्पोरा है, ना सिर्फ़ वो फ्लरिश करेगा, बल्कि उनके लिए मज़ीद मुलाज़मत के मौक़े और इसी अंदाज़ से जो रेमिटेंस की फ़राहमी जो है, उसको यकीनी बनाया एब्सोल्युटली, जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ा प्रॉमिसिंग किस्म का फ्यूचर है।
एज लॉन्ग पाकिस्तान इसको कैपिटलाइज करने के लिए देर पा कोशिशें, कंसिस्टेंट कोशिशें कर पाता है। ये बताइएगा, राइट नाउ आप ये कह रहे हैं कि एक बैड टेस्ट डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते थे क्रिएट, जो थैंकफुली अपेरेंटली नहीं हो पाया। एक दौर ख़त्म ज़रूर हुआ है, इस पर मज़ीद बात होगी। डू यू रियली थिंक कि ये 60 दिन इनफ होंगे इन मुज़ाकरात को हल की तरफ जाने के लिए? एंड द बाइंग प्राइस, हम बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बात कर रहे हैं, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ही वो गले की हड्डी है यूएस की जिसके ऊपर ईरान जो है वो मज़ीद तमाम तरह अपने मुतालबात पूरे करवा सकता है इन 60 दिनों में? देखिए जी, ये तो क्रेडिट अमेरिका को ही जाता है कि उन्होंने ईरान को जो है एक ऐसा सोया हुआ शेर जो है वो जगा के अपनी सरहद पर ला के खड़ा कर दिया है, जो न सिर्फ बहरी जहाज़ों को डरा रहा है बल्कि इस वक्त अमेरिका की नींदें भी हराम कर रखी हैं, और वो आबनाए हुर्मुज़ है। और ये न तो मकसद जंग था अमेरिका और इसराइल के हमले का, ये तो एक ऐसी बाय प्रोडक्ट थी कि जिसको ईरान ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली और बड़ा इफेक्टिवली जो है वो अपने हक में इस्तेमाल किया है। और अब यकीनन सारा इस जंग का जो हल है, ये जो बंदिश है, वो इसी नुक्ते के गिर्द घूमती है। मैं समझता हूँ कि इसकी बंदिश के हवाले से जो खतरात हैं, ये जो धमकियां हैं, वो मौजूद रहेंगी इस वजह से कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक अपना सोशल ट्रूथ प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेंगे, इसी नौयत की धमकियां नहीं देना नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक ईरान ने भी दो अल्फाज में ऐलान कर रखा है उनके सरबराह वफद ने कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी इस तरह की धमकी दी जाएगी और हम कोई एक्शन होगा तो उसको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑलराइट। तो लिहाजा इस हवाले से ये जो एक कंसर्न है, ये तो मौजूद है अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ जो वक्त है ये कोई ऐसा हतमी नहीं है कि कोई यानी कोई तयशुदा बात है कि 60 दिनों में इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी पेस क्या है, आप किन किन चीज़ों पर नुकात को हल कर चुके हैं, कौन से ऐसे बाकी हैं। जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि जो न्यूक्लियर वाला इशू है वो माजी में भी 2-2 साल तक उस पर नेगोशिएशन होती रही और उसमें 5 ममालिक बिल्कुल ठीक है शरीक मंसूर थे। साहब, ठीक आपका पॉइंट आ गया। जैसे कि आपने कहा कि प्रोवाइडेड के अदर थिंग्स रिमेन स्टेबल, तो ये चीज़ें 60 दिन के बाद भी हो सकती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ के अमन बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, हमारे साथ आप मौजूद ने कीमती आरा से हमें आगाह कर रहे थे। तो गुज़िश्ता रात से ही कुछ ऐसे मनाजिर सामने आए, कुछ ऐसी गुफ्तगू सामने आई कि जिससे पाकिस्तान का वक़ार बुलंद और पड़ोसियों का चैन जो है वो मज़ीद डिस्टर्ब हुआ। स्विट्ज़रलैंड में जो ईरान अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल जो है अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने पाकिस्तान के किरदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को गैर मामूली खराज तहसीन पेश किया। उनका ये कहना था कि फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो शायद आज हम इस मुकाम तक ना पहुँच पाते। इसी पर बात करेंगे, चूँकि वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे। ना सिर्फ जेडी वैंस साहब ने फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ की, पूरी डेलीगेशन की तारीफ़ की, पाकिस्तान की पहुँचा है, हमारी बैकडोर डिप्लोमेसी को सराहा गया और ये भी इस बात को भी खराज तहसीन पेश किया गया कि अगर पाकिस्तान अपना किरदार अदा ना करता तो ईरान के साथ आज एक पेज पर अमेरिका ना बैठकर बात कर पा रहा होता। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये पूरी नेशन के लिए एक प्राइड मोमेंट है, इसलिए कि वंस नहीं ट्वाइस नहीं, हर स्टेज पर, चाहे वो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में हो रहे हैं, हर जगह पर पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है। और ख़ास करके फील्ड मार्शल साहब के जो स्ट्रेटिजिक सलाहियतें हैं, जिस तौर से उन्होंने सारे मुल्कों को एक पेज पर रखा, गल्फ से भी बात की, ईरान से भी बात की, अमेरिका को भी इसमें शामिल रखा, इसकी तारीफ़ें की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया सादिया फैसल, आपने इनवाइट किया और वालेकुम सलाम कौम को भी अस्सलाम वालेकुम सुबह सुबह जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैं तो तकरीबन 13 महीने पीछे जाके लिंक करता हूँ कि पिछले साल अगर आपको बड़ा क्लियर याद होगा कि मई 2025 में जब हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया था तो उस वक्त तो उनका यही ख्याल था कि भावलपुर और कुछ और जगहों पर स्ट्राइक करके एक पाकिस्तान के लिए एक न्यू नॉर्मल बना दिया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान को मलाइन करना चाहते थे कि एक दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। वो रेस्ट इज हिस्ट्री, में उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप देखें 13 महीने में कहाँ से हम कहाँ खड़े हैं। जो हम चाह रहे थे जाहिर है और हम साबित करते आए पिछले कई महीनों से, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी हुई इस जंग के अंदर सिर्फ एक पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी यही निकली है कि दुनिया ने हमें रियलाइज किया कि ना हम सिर्फ पिछले साल दहशतगर्द थे, खुदा ना खास्ता, अब मोस्ट पीस लविंग अगर कोई मुल्क है, अगर जान जो पीस में कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जो हैं वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी, तमाम डिप्लोमेट्स हमारे जो कंसिडर्ड ओपिनियन अब दुनिया की ये है
हमने बहुत ज़्यादा एक अब एग्री करेंगे सादिया कि हमने बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिशनल नेगोशिएटर्स होते थे, या फैसिलिटेटर होते थे या मीडिएटर होते थे, उनको रिप्लेस किया है। बहुत सारे मुल्क जब भी मीडिएशन का नाम आता था दुनिया में, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, तो वो चंद 1, 2, 3 मुल्क ही गिने जाते थे जो नेगोशिएट करवाते थे, फिज़िकली प्लेटफ़ॉर्म देते थे या मैनेज करते थे इस तरह की। एक चैलेंज सबसे बड़ा इसमें ये था, आमतौर पर जो मुल्कों की पहले जंगें बंद होती हैं, वो ऑलमोस्ट कंपैटिबल होते थे पावर में, मिलिट्री में भी, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी ऑलमोस्ट नोन होते थे। ईरान, इराक है, अगर कोई आज भी यूक्रेन की बात करेगा और रशिया की बात करेगा, एक स्टैंड लोन जंग चल रही होती है। दुनिया उस तरह इफेक्ट नहीं हुई, वो 5 साल प्लस से चल रही है जंग। ये 40 दिनों के अंदर दुनिया ऑलमोस्ट आपने देखा हॉस्टेज बन गई, इकोनॉमिकली भी, फ्यूल क्राइसिस भी। तो ये बहुत चैलेंजिंग था। एक डाइवर्जेंट इसलिए ज्यादा था कि एक तरफ सुपर पावर है, बैक्ड बाय इजराइल, उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट थे, और यहाँ एक तरफ ईरान था जो सैंक्शन जिस पर लगी थी इतने सालों से। अमेरिका का माइट था, उसको अना थी कि हम बहुत बड़ी सुपर पावर है भी। दुनिया में मैं आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि दुनिया में जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग होती है उसका 41% अमेरिका करता है अपनी मिलिट्री पर, यानी कि 41% दुनिया का मिलिट्री स्पेंडिंग अमेरिका की है। और नेक्स्ट जो 10 मुल्क है उनका मिला लिया जाए तो अमेरिका की स्पेंडिंग से फिर भी अमेरिका की स्पेंडिंग ज्यादा है। तो ये वो ईगो थी जिसकी वजह से अमेरिका चाहता था कि मैं मिलिट्री माइट हूं और मुझे वो राइट होना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक ओकेजन भी है, एक एलिमेंट ऑफ प्राइड भी है पाकिस्तान के लिए ओवरऑल, कि हम दुनिया ने हमें एंड नो लेस देन अमेरिकन्स ने और ईरानियन ने साइमल्टेनियसली हमें एक क्रेडिबल पार्टनर इन पीस माना। एब्सोल्युटली। खालिद साहब, वो जो आपने बात की थी ना कि भारत एक न्यू नॉर्मल बनाना चाह रहा था, पाकिस्तान की तारीफें अब भारत के लिए न्यू नॉर्मल हैं एंड दे हैव टू swallow it in। अच्छा सर, आपने जो गुफ्तगू की है उससे एक मैं ज़रूर अज़राए मजाक तो नहीं, लेकिन इतनी टफ सिचुएशन में, इतनी टफ डिप्लोमेसी में, जब काउंटर पार्ट्स आपकी ना सिर्फ तारीफ़ करें बल्कि दे फाइंड वे कि वो उसको थोड़ा सा कूल डाउन भी करें। कल का एक बड़ा अहम बयान था जेडी वैंस का, उन्होंने कहा कि भाई 2 मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम लोग हैं। एक का तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी शरीक हयात का जिक्र किया, एक इंडियन, और दूसरे पाकिस्तानी आसिफ मुनीर। और जितनी मैंने इतनी बात पिछले 3 महीने में उनसे नहीं की, उतनी मैंने जनरल आसिफ मुनीर से कर ली हैं। और ना सिर्फ इनको इस तरीके से उनके लाइटर वे में तारीफ़ की, बल्कि फिर उनकी स्टेट्समैनशिप की भी तारीफ़ की। व्हाट डज इट एब्सोल्युटली मीन फॉर अस, फॉर पाकिस्तान, कि जहाँ पे हमसे यू रिमेंबर डू मोर के मुतालबे से लेके, मैं बहुत पीछे चला गया हूं, लेकिन वहां से लेके यहां तक के सफर को, डू वी जस्ट सम अप लास्ट ईयर की जो हमारी विक्ट्री है इंडिया की, या फिर इससे भी बढ़ के हमारे इसमें एफर्ट्स आप पुट इन करना चाहेंगे राइट फ्रॉम 2019? जी फैसल, आपने बिल्कुल सही एक फ्लैशबैक की तरफ इशारा किया है। और मैं तो उस वक्त पाक फ़िज़ाइया में सर्विस भी कर रहा था और हमें पता होता था कितना प्रेशर डाला जा रहा है इस वक्त डू मोर वाला। और डू मोर के अलावा जब आप डू मोर कर लेते थे तो नया डू मोर आ जाता था। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जाहिर है उस वक्त आप जरा कंपेयर करते जाएं कि इंडिया कितना रेलिवेंट था। वो हकीकत थी कि दुनिया में, क्योंकि उसके ट्रेड ज्यादा था, उसकी इकोनॉमी बड़ी थी, और जाहिर है उसके डिप्लोमेटिक टाइज बड़े मुल्कों के साथ थे, तो कोई मुल्क इंडिया से बिगाड़ना ही नहीं चाहता था। इवन अगर उसने गलत भी किया, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी होती थी, तो वो रेफरेंस में पाकिस्तान की तरफ ज्यादा इशारे किए जाते थे और उनकी तरफ कम किए जाते थे, बल्कि ना होने के बराबर। तो बिल्कुल ठीक कहा, बहुत लंबा सफर है। और इस वक्त भी जो दुनिया में जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, और दोबारा हम उसी बात पे आते हैं कि देखिए आज इतना डाइवर्जेंट थी कि एक तरफ अमेरिका ने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किए थे, बैक्ड बाय इजराइल, और ऐसा मुल्क और प्रेसिडेंट खास तौर पर ट्रंप, जो रोजाना की बुनियाद पर ट्वीट कर सकते हैं, सोशल मीडिया ट्रूथ, और उसको बड़ा सहारा लेते थे, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। क्योंकि जरा सा अगर उनकी मर्जी के खिलाफ होता, उनको ये शक पड़ता कि पाकिस्तान बायस्ड है या पाकिस्तान ने कोई ईरान के हक में बात कर दिया, तो हमारी डिस्क्रेडिट होने में देर नहीं लगनी थी। ये थिन लाइन थी बड़ी मेंटेन करना, जिसके अंदर आपने उनकी इंटरेस्ट को भी वॉच करना है, ईरान को भी ऐसी महसूस नहीं होने देना चाहते कि एक तरफ सुपर पावर की वजह से हम अलाइंड है उधर। तो आई थिंक बहुत ही चैलेंजिंग आई एम श्योर हुआ होगा। हम बाहर बैठ के सोच सकते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट लाइक अ ग्लास हाउस था जिसके अंदर आप पूरी दुनिया 8 बिलियन लोग देख रहे थे पाकिस्तान की एक्टिविटीज और कंट्रीब्यूशन को। तो ये आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड भी, एंड आई एम श्योर मस्ट हैव बीन वेरी वेरी चैलेंजिंग। राइटली। आई हैव अबाउट 40 सेकंड्स विद मी। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान का नाम इतना ऊंचा हो रहा है, हर कोई बात कर रहा है इस बारे, इंडिया क्या इस पूरे मुज़ाकरात को किसी तौर से सैबोटाज करवाने की कोशिशें करेगा ताकि पाकिस्तान का नाम ना बढ़े? सादिया, ये तो हो रही थी जब से सीज फायर हुआ था, और ये आपने देखा प्रोलॉन्ग हो गया सीज फायर, लेकिन नो वॉर नो पीस में चलते रहा, ये पूरा खित्ता चलता रहा।
सबसे बड़ी वजह ही मेरा ख्याल है एक ऐसे ही लोग थे, और खास तौर पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं भूलना चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि ये डील हो, वो चाहते थे कि अगर वॉर नहीं भी होती किसी वजह से, नंबर वन तो वो चाहते थे जंग लगी रहे। अगर वो समझते थे कि नहीं भी अगर होती तो फिर नो वॉर और नो पीस के दरमियान चलते रहे, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर लेबनान में एक न्यू नॉर्मल रखें कि एज एंड व्हेन बेसिस पर ईरान पर या लेबनान पर मैं जब चाहूं हमले करता रहूंगा। तो आई थिंक ये उनकी नेफेरियस डिजाइन जरूर थे दोनों के, कि पाकिस्तान तो अलहदा हो गया, लेकिन वो चाहते थे कि ऐसी सिचुएशन में दुनिया हैंगिंग रहे कि उनकी लिबर्टी ऑफ ऑल द नेफेरियस इल विल्स आर बीइंग बैरिड नाउ। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे, तो टेक्निकल मुज़ाकरात का आगाज़ अब फाइनली हो चुका है एंड वी जस्ट होप कि 60 दिनों के अंदर अंदर ये मामला हल हो जाए। आगे चल के इस पर मजीद बात करते रहेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। Stay with us। वेलकम बैक अगैन। हमें एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं कराची के एक ऐसे मसले की जो हल हो गया है, और वो मसला इसलिए था क्योंकि एक गरीब आदमी जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर बसेस पे ट्रैवल करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेता है, उसका मसला ख़त्म हो गया है। जारी जो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी 4 रोज़ से, उसे ख़त्म कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक अब सड़कों पर वापस आ रही है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और ज़िले इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मुतालबात पर पेशरफ्त सामने आई है। अब ये मुतालबात क्या हैं, पेशरफ्त क्या हुई है, अपने नुमाइंदे कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील, नो के ये मुतालबात जो थे वो जो ई चालान और भारी जुर्माने थे उस पे थे, मान लिए गए हैं मुतालबात, और क्या ई चालान कम किए गए हैं इनके लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सैटरडे को जो है मुलाकात हुई थी कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और उसके बाद DIG ट्रैफिक के पीर मोहम्मद शाह साहब की, और उनसे मुलाकात के बाद उसमें तमाम जो डिमांड्स थी वो रखी गई थी। और डिमांड्स के बाद जो मेरी बात इनके प्रेसिडेंट से, तो उनका कहना ये था कि DIG ट्रैफिक ने ये कहा है कि जो आपके चालान वाला जो अहम बुनियादी नुक्ता है उसको आगे मैं डिस्कस करूंगा, दैन उसके बाद जो उस पर फैसला लिया जाएगा। तो उन्होंने इतवार को एक मरतबा फिर जो है वो हड़ताल का ऐलान जो है वो कंटिन्यू किया था, और उसके बाद और कहा था कि कमिश्नर कराची से मुलाकात की जाएगी, वहाँ उनको रेफर कर दिया गया था। तो कमिश्नर कराची से जो बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आगे तमाम मुतालबात को जो है वो तस्लीम करते हैं, और उन्होंने जो है वो 1 महीने का जो है वो वक्त मांगा है। ठीक है जी, इसलिए कि उनका कहना है ये था कि जो पंजाब की तरफ पे इस वक्त जो चालान किए जा रहे हैं उनको सिंध के अंदर, ये स्पेशली कराची के अंदर जो है वो नाफिज किया जाए। तो अब ये वो तमाम सूरत हाल है। बुनियादी तौर पर जो मेरी ज़राए से बात हुई, उनका कहना ये था कि चूँकि मुहर्रम की अब 6 साल की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो स्ट्राइक है उसको मौखर होना है। तो ये वो एक वजूहत थी। लेकिन अब देखते हैं कि कमिश्नर कराची जो चालान का बुनियादी नुक्ता है उसको किस तरह जो है वो रिजॉल्व करते हैं। और चूंकि उनका कहना यह था कि 15 से 20 हज़ार रुपए के जुर्माने हो रहे हैं, तो लिहाजा उसको तक जो है वो महदूद किया जाए, जो एक बुनियादी नुक्ता है। और अब देखते हैं कि इंतजामिया उस पर एग्री है या 20 से 25 दिन बाद की दोबारा एक मरतबा फिर स्ट्राइक होती है। इसलिए कि जो मेरी ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जो प्रेसिडेंट हैं हाजी तवाब, उनका कहना ये है कि अगर ये 20-25 दिन बाद भी ये मुतालबात पूरे ना हुए तो एक मरतबा फिर वो स्ट्राइक की तरफ जाएंगे, और जो 6 से 7 हज़ार गाड़ियाँ हैं उनको बस अड्डों पे मुकम्मल तौर पे खड़ी करके ट्रैफिक को जो है वो मुअत्तल कर देंगे शहर भर के अंदर। तो ये वो तमाम सिचुएशन है जो कि अब तक डेवलप हुई है। ताम इस वक्त कराची सड़कों पे जो शहरी की मुश्किलात थी वो अब खत्म हो गई है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट है वो अवेलेबल है और वो ट्रैवल कर रहे हैं। चलें जी, 25 रोज़ का मजीद वक्त है, अब सांस ले सकते हैं शहरी जो है। उसके बाद देखना है कि इनके मुताबिक जाते हैं नहीं। बहुत शुक्रिया कफील, इसकी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में इंटरनेट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी के लिए पेश किया गया टेलीकॉम तरमीमी बिल सेनेट में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बायस रोक लिया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने बिल पर मजीद गौर के लिए 45 रोज़ की मोहलत दी, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान ने इसे शहरियों के जायदाद से मुताल्लिक़ आइनी हुकूक के लिए खतरा करार दिया है। इस बिल को सेनेट में जो पेश किया गया है, जैसे फैसल बता रहे हैं, 45 डेज़ का टाइम मांग लिया गया है, और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि आप कैसे किसी के घर के ऊपर भी एक टावर खड़ा कर सकते हैं, और फिर ये कह सकते हैं कि अगर आप नहीं इजाज़त देंगे टावर लगाने की तो 5 करोड़ तक के आपको जुर्माने हो सकते हैं। इसके मुदरजात क्या थे? मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। मलिक, पहले तो ये आम जुबान में कि भाई ये बिल था क्या? ये देखें, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन बिल के नाम से एक बिल लाया जाता है जो कि कौमी असम्बली की कायमत कमेटी में पेश किया जाता है, और वहाँ पे 3 इजलासों के बाद वहाँ से
मंजूर होता है और ये सेनेट में आ जाता है। सेनेट में भी ये पास करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो पीटीआई के सेनेटर हैं अली जफर, वो एतराज करते हैं और वो कहते हैं कि इस पे कमेटी में जो है बहस होनी चाहिए। बिल जब कमेटी में जाता है तो वहां पे ये पता लगता है कि कुछ लोगों की मिली भगत थी या अनजाने में जो भी चीज थी वो ये था कि टेलीकॉम कंपनियों को बहुत ज्यादा अख्तियारात दिए जा रहे थे उस बिल में, जहाँ पे फाइबराइजेशन की आड़ में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टावर्स लगाए जाते हैं उसके लिए भी शेक में नाम शामिल कर दिया जाता है कि कोई भी आदमी, चाहे वो एक आम आदमी हो, नेचुरल मैन का वहाँ पे जिक्र किया गया, इसके अलावा कोई कंपनी हो या कोई हाउसिंग सोसाइटी हो या कोई भी हो, वो अपनी अराजी टावर या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देने से मना नहीं कर सकता। उसमें ये रखा गया कि 2 नोटिस आएंगे, 2 नोटिस से अगर आप जवाब नहीं देते तो उसको अप्रूवल तस्वर किया जाएगा, नहीं तो मुतलका जगह पे आप उसको जो है वो करेंगे। अभी ये कहा जा रहा है, वहाँ पे अभी ये कहा जा रहा है कि ये बिल जो है वो गलत तरीके से परसीव किया गया है। हमने तो ये कहा था कि ये बिल मतलब जो भी एक्सेप्ट कर लेगा अपने घर के ऊपर टावर, फिर वो बैक ऑफ नहीं कर सकता, अगर वो बैक ऑफ करेगा तो उस पर जुर्माना आएगा। तो ये जो नई वजाहत पेश की गई है इसकी क्या हकीकत है? ये देखें, अगर हम बात करें जो कि या तो फिर उस चेक में ये चीज शामिल कर दी जाती कि आप जब एग्रीमेंट हो जाएगा, एग्रीमेंट करने के बाद आप वापस नहीं कर सकते और उसके लिए ऑलरेडी कानून मौजूद है। फाइब्राइजेशन की आड़ में जो है वो टावर्स का और बाकी अराजी का जिक्र करने की क्या जरूरत थी, उसमें यह बताने की क्या जरूरत थी कि एक आम आदमी की जगह पे भी जाके बाद में आप कहते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी के लिए था, तो फिर आप सोसाइटीज का स्पेसिफिकली क्यों नहीं मेंशन करते? आपने क्यों जो है इसको ओपन छोड़ दिया गया? मलिक ये सईद, बिल्कुल एक प्रोग्राम। ये शिदा फातिमा ने भी अपनी गुफ्तगू में फाइबराइजेशन की तस्करा किया। उनका कहा कि हमारी इसमें इलविल नहीं है, सिर्फ कुछ 12-13% लोग जो है वो फाइबर का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, बाकी 80% आबादी जो है वो डेटा इस्तेमाल करती है, विच इज़ नॉट गुड। ये इनकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन फाइबराइजेशन के लिए कोई और तरीक़ाकार नहीं हो सकता था? देखिए, बात यह है कि फाइबराइजेशन के लिए आपने एक जो है अंडरग्राउंड तार लेके जानी है जिसको फाइबर कहा जाता है। अब इशू ये है कि अगर कोई बंदा कहता है कि यहाँ से मैं अलाउ नहीं करता, आप थोड़ा सा दूसरी तरफ से ले जा सकते हैं। फाइबराइजेशन के लिए इतना मसला नहीं था, प्रॉब्लम वहाँ पे आ गए जब आपने बीच में टेलीकॉम कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने टावर्स ऐड कर दिए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर एक कंपनी आती है, मेरे घर में आती है कि हमने यहाँ पे टावर लगाने हैं, हम कहते हैं हम नहीं लगाने देंगे, उसके बाद जो है वो हमें बाउंड करते हैं और आखिर में हमें 5 करोड़ का जुर्माना देना पड़ता है। ये कौन सा कानून है? और ये आपकी जो निजी जमीन है उसके हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, बल्कि आइन में जो आपको निजी जमीन का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है ये उसकी खिलाफ वर्जी होती है। उसके बाद आपने जो आगे जाके अवामी समाअत रखी हुई है, आपने अप्रोप्रिएट जो जगह रखी हुई है जहाँ पे उसको चैलेंज किया जाएगा, उसके बारे में उस तरह नहीं बताया गया। एक चीज की गई कि सेक्रेटरी लेवल का जो आदमी है वो इन तनाज़ात को देखेगा। सेक्रेटरी लेवल का आदमी तनाज़ात को देखेगा तो वो कितने तनाज़े हल कर सकता है? सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें एक आम आदमी मारा गया था। ठीक है मलिक, इस पर अब 45 दिन हमारे पास हैं। बहुत शुक्रिया आपका। 45 मोहलत दे दी गई है, देखते हैं इसमें क्या अमेंड किया जाता है बिल में फाइनली इसको दोबारा पेश करने से पहले। वेल, इसके साथ लेते हैं ब्रेक। सी आफ्टर दिस। वेलकम बैक। कुछ मौसम की बात अगर कर ली जाए तो एनडीएमए ने मुल्क भर में अलर्ट तो जारी किए हैं और शहरियों, सयाहों और इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है और इवेंट्स भी शुरू हो चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अब ये जो अलर्ट है उसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध यानी कि पूरे मुल्क में ही मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, गर्दालू तूफ़ान, गरज चमक और मूसलाधार बारिश का इम्कान इसमें ज़ाहिर तो किया गया है। और ये भी खबरदार किया एनडीएमए ने कि शुमाली और पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर की झीलों के फटने से पैदा होने वाले सैराबी रेलों का खतरा बढ़ गया। विद दैट सादिया, रिसेंटली स्पार्को ने तकरीबन 100 से ज़ायद ऐसी लेक्स का आइडेंटिफाई किया है जहां पे ग्लॉफ हो सकता है। सो दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। एब्सोल्युटली। और अब हमें ये देखना है कि ये जो आइडेंटिफिकेशंस हैं ये इस साल भी की गई थी
लास्ट ईयर मिड ऑफ द ईयर भी आइडेंटिफिकेशन की गई थी, और जो पिछले साल फ्लड्स आए थे उससे पहले भी आइडेंटिफिकेशन हुई थी। तो उसके बाद हमने क्या इकदाम किए गए हैं हमारी जानिब से। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ, आप माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर। मैम, ये जो फैसल बात कर रहे हैं कि स्पार्को की जानिब से आइडेंटिफिकेशन की है, इससे पहले मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने भी जिक्र किया था कि अप्रॉक्सीमेटली ओवर 35 साइट्स ऐसी हैं जहां पर ग्लॉफ्स के खदशात मौजूद हैं, क्योंकि वहां ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। एज़ पर योर नॉलेज हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं? एक तो ये कि वहाँ की जो आबादी है उसको एजुकेट भी किया जा सके, उनके लिए इकदाम उठाए जा सके, ख़तरात को कम किया जा सके, और फिर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसमें ऐसे ग्लॉव्स जो पाकिस्तान में आ सकते हैं उसके लिए भी। जी बिल्कुल, ये जो हिंदुकुश कराकोरम हिमालय का ये रीजन है, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के टोटल 13,032 के करीब ग्लेशियर्स हैं, जिसमें काफी ज्यादा ग्लेशियर्स जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान साइड पे और चित्राल साइड पे जो है आते हैं। अभी आज सुबह का ही वाकया है कि वहाँ पे एक ग्लेशियरी झील फटी है, जिसकी वजह से काफी फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, और हिस्पर ग्लेशियर भी जो है वो मेल्ट हो रहा है। पिछले 2 महीनों से तो मुसलसल वो झीलों की जो आइडेंटिफिकेशन की जा रही है वो एक थ्रेट मौजूद है। और सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल खित्ता है यहाँ पे वो हुंजा बेसिन का है। हुंजा बेसिन के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। अब जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पिछले साल आपको याद होगा कि जब यहाँ ग्लेशियाई झीलें फटी थी तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो नस्ब किए गए थे मुख्तलिफ डेवलपमेंट इदारों के साथ मिलकर, उन्होंने काम नहीं किया था, और वहाँ पे गवर्नमेंट का वफ्द भी गया था जिन्होंने असेसमेंट की थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो एक तो इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक ये कि जो ग्लेशियाई झीलों की जो मॉनिटरिंग होती है वो सैटेलाइट से ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है और वो ज्यादा अच्छे अंदाज से होती है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट इसमें यह है कि यहाँ पे जो ग्लेशियाई झीलें हैं वो जिस हाइट पे मौजूद होती हैं उस हाइट पे आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं लगे होते, क्योंकि वहाँ पे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत है वो बहुत महंगे हैं, और वो वहाँ लेकर जाना, और एक तो ये मसला है। और तीसरा बड़ा मसला है सिक्योरिटी का, क्योंकि ये शेयर्ड बेसिन है हमारा, तो जाहिर सी बात है एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन वो तो ऑलरेडी है, बिल्कुल। अच्छा ज़ैनब, इफ यू अलाउ मी, मामला है। और इसमें एक जो एमिशंस का फैक्टर है वो ये है कि आपके नेबरिंग कंट्री जो है उनकी एमिशंस आपके मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं, तो वहां से भी जो एमिशंस निकलती हैं उसकी वजह से भी आपके ग्लेशियर पे फर्क आता है। और चौथा आखिरी फैक्टर ये है कि वहाँ लोगों के पास क्लीन कुकिंग एक्सेस नहीं है, कि वो गैस वगैरह की फराहमी नहीं है, तो वो लकड़ियां जला के जो है वो अपनी हीटिंग के मामला और कुकिंग के मामला करते हैं। तो लकड़ी जलाने की वजह से भी वहां पे जो है ब्लैक कार्बन निकलता है जो ग्लेशियर्स पे डिपॉजिट होता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। अब ये एक होलिस्टिक निजाम की जरूरत है जिसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके ग्लेशियर रेगुलेटेड नहीं है। ग्लेशियर चोरी भी वहां पे रिपोर्ट होती है, लोग काट काट के उसको बेचते हैं, और ये मैंने सुना और मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये वहां होता है। हाईकोर्ट पेशावर में वहां रिट हुई भी है। तो रेगुलेटेड ग्लेशियर नहीं है, पूरी दुनिया में ग्लेशियर्स को रेगुलेट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे स्ट्रेटेजिक वाटर टावर हैं और इनमें रेगुलेशन मौजूद नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। ये इतनी आपने अमेजिंग बात बताई है कि हमारा दुनिया नॉर्थ साउथ पोल के बाद हम हैं जहां सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं और हमारे पास ही रेगुलेटेड नहीं है। सो दैट्स अनदर टॉपिक टू बी डिस्कस लेटर ऑन। बट डॉक्टर ज़ैनब, आप बात कर रही थी उन ग्लेशियल आउटबर्स्ट इवेंट्स की। ठीक है, हम वहाँ इतनी हाइट तक तो हम शायद ना कुछ कर सकें, तो हम फिर आ जाते हैं अब अडेप्टिव मेजर्स पे। हम अडेप्टिव मेजर्स पे अब तक कितना काम कर पाए हैं मैम? क्योंकि पिछले साल भी चिलास का पहला इवेंट, उसके बाद स्वात का दूसरा इवेंट, और उसके बाद पंजाब से होते हुए बड़ी तबाही। तो इस बार भी हम वेट करें, बिकॉज सेम इसी तरह का आप हिस्पर कह रही हैं, वहाँ पे इवेंट हो चुका है, कल इवेंट हुआ, परसों इवेंट हुआ है स्वात में भी, वहाँ भी आसमानी बिजली गिरी है। सो द इवेंट्स हैव स्टार्टेड टेकन प्लेस। व्हाट आर वी डूइंग निचले लेवल पे? पिछले साल के बाद अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये तो एक स्टेप लिया था कि जो ग्लेशियर झीलों के रास्ते में जो कंस्ट्रक्शन है उनको रुकवा दिया था, और ये कहा था कि मजीद कंस्ट्रक्शन जो है इनके रास्तों में नहीं होगी। बट वो सिर्फ एक हिस्सा है, ये पूरे नॉर्थ में करने की जरूरत है, क्योंकि जो ग्लेशियर झीलों का रास्ता है उसके रास्तों में, क्योंकि ये देखिए ऊपर से नीचे स्लोप होती है, तो वो बहुत, और तो खास तौर पे जब जंगल भी वहां से कट रहा हो, इतना शदीद हाई वो हमारी डिफॉरेस्टेशन का रेट है, तो जाहिर सी बात है फिर वो वहां पे आप आबादी को आपको मूव करना पड़ता है, रिलोकेट करना पड़ता है, आप नहीं कर सकते। एक तो ये है।
दूसरा कि वहाँ पे जो कम्युनिटी है जो वहाँ रहती है उनके साथ मिलकर, अभी आप बात भी कर रहे थे, काफी ज्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने तौर पे तो वहाँ पे कर रही हैं काम, लेकिन जब गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट मौजूद ना हो तो फिर वहाँ पे वो वाकयात होते हैं जो पिछले साल बाबूसर में हमने देखे कि टूरिज्म सेक्टर को रेगुलेट उस तरह से करना कि आपकी क्लाइमेट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वहाँ पे इस चीज में इन्वॉल्व हो, तो और वहाँ पे इतना सेंसिटाइज किया जाए, कम्युनिटी को इतना ज्यादा किया जाए कि वो इस चीज को एक तो मेंटेनेंस भी किया जाए, फिर उनको इंसेंटिव भी दिया जाए कि अगर वो इस चीज में हेल्प करते हैं वो किस तरह से वो अपना लाइवलीहुड और सर्वाइवल पे जो है वो फोकस कर सकते हैं। तो अडेप्टेशन मेजर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, पेशगी इकदाम जिनको कहते हैं, जिसपे आपको बजट भी रखना होता है और सिर्फ रखना नहीं लगाना भी होता है। तो आपकी स्पेंडिंग की प्रायोरिटी क्या है क्लाइमेट चेंज में, वो बहुत मैटर करती है, जो कि अभी तक मुझे वहां नजर नहीं आई। राइट, मैं अभी इसी क्वेश्चन की तरफ आने लगी थी कि पिछले 3 साल से हम एक तो अडेप्टेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम दुनिया भर में जाकर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये क्लाइमेट चेंज किस हद तक अफेक्ट कर रहा है, लेकिन हमने जो इकदाम उठाए हैं क्या वो इनफ है, इंक्लूडिंग हमारा इस साल का बजट भी। अगले साल क्या हम पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक प्रॉपर, जो आपने ग्लेशियल रेगुलेशंस की बात की है, वो नज़र आ सकेंगी? वहाँ पर हम आगे पीछे जो ड्रिलिंग की जा रही है, या इवन हमारे पूरे नॉर्थ में जाके देखें, जो भी हॉस्पिटैलिटी के शोबे से जुड़े हुए लोग हैं, क्या हम उनको कोई ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं? बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे ऑफ लिविंग सीम्स कि जिसके पास पैसे है वहाँ होटल बना ले, दरिया का रास्ता रोक ले। सो ऑल ऑफ दिस, क्या हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ सोच भी रहे हैं येट? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जैसे मैंने बात की जंगल जलाने की, तो जाहिर है जब कम्युनिटी को जंगल जलाना पड़ता है तो वो जंगल काटते भी हैं। वहां पे हमेशा टिम्बर माफिया ही नहीं, वहां पे लोकल कम्युनिटीज की भी मजबूरी होती है, तो आपको उनको ऑल्टरनेट देना पड़ता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम लोग क्लाइमेट को फिस्कल और डेवलपमेंट प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाते। मैं थक गई हूँ ये बात कहते कहते भी, लेकिन जब पाकिस्तान बात करता है ना अपनी कि मैं पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, तो अब हमारा केस जरा वीक होना शुरू हो गया है। क्योंकि अब दुनिया आपसे सवाल करेगी कि जो पैसा आपके पास मौजूद है आप उसको किस तरह से रिंग फेंस कर रहे हैं या किस तरह से लगा रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है। हर साल सैलाबों से इसी तरह मुतासर होते रहे हम, तो हम 30 साल पीछे जाना शुरू हो जाएंगे और तरक्की हम खाक करेंगे। दूसरी बात ये कि जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की डेफिनेशन हमने रखी हुई है वो हमने रियल एस्टेट सेक्टर के साथ जोड़ के रखी हुई है, बगैर ये सोचे समझे कि आपका क्लाइमेट स्मार्ट सेक्टर भी ये हो सकता है। अभी मैं कुछ दिन इस पे बात भी करी थी कि ये जो हमारे दरिया है, सारे दरिया छोटे बड़े मिलते हैं इंडस के साथ, रिवर इंडस के साथ जो आगे समंदर में बहता है। आपके दरियाओं के ऊपर एक तो कंस्ट्रक्शन, दूसरा कचरा कूड़ा सब कुछ उसी में जा रहा है, वही दरिया आगे एग्रीकल्चर को फीड कर रहे हैं और किसी को नहीं पड़ी। 215 मिलियन लोग आपके सिर्फ अपर इंडस बेसिन जिसमें पानी आता है ग्लेशियर से। और इस साल एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है गर्मी बहुत पड़ी, हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट होंगे, तो फिर दरिया भी भरने चाहिए थे ना। अब वहां पे टेम्परेचर की वेरिएशन देखें कि वहां टेम्परेचर नॉर्थ में उस हिसाब से इतनी तेजी से नहीं बढ़ा और जो बर्फ है वो तेजी से नहीं another point to ponder. Right, डॉक्टर ज़ैनब, आपने ये जो 2 पॉइंट्स उठाए हैं इन पे हम लेटर ऑन ज़रूर आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मौसम जो है उसने करवट लेना शुरू कर दी है, लेकिन एज वी वर स्पीकिंग मौसम गिलगित बल्तिस्तान, तो गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मौसम की बात कर ले, उस सियासत में आया है बड़ा मोड़ और यहाँ इंतखाबात के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर हुकूमत साजी का किया है फैसला। ताकत की तकसीम के फॉर्मूले के तहत वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, जबकि गवर्नर, कायदे इख्तिलाफ और डिप्टी स्पीकर के ओहदे मुस्लिम लीग नून को मिलेंगे। Which always takes us back, यहाँ से तो बातचीत शुरू हुई थी कि क्या इत्तेहाद बन पाएगा या नहीं। वेल, ये मुआहिदा विफाक में कायम पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताउन की तौसीह करार दिया जा रहा है। ताहम अभी भी ये सवाल है कि इंतखाबी मैदान में एक दूसरे के मुकाबिल आने वाली जो जमातें हैं वो इक़्तिदार की सियासत में कितनी देर तक एक साथ तक चल सकेंगी। दोनों जमातों का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाना है, तरक्याती अमल को आगे बढ़ाना है, अवामी मसाइल को हल करना है। ये इत्तेहाद इसलिए बहुत ज़रूरी था जबकि नाक़दीन से जो अवामी मैंडेट के बजाय सियासी मफाहिमत की नई मिसाल इसे करार दे रहे हैं। अब सारी की सारी नज़रें लग गई हैं कि इस इत्तेहाद से क्या गिलगित बल्तिस्तान की अच्छाई के लिए पैदा हो पाती है इस चीज़ें। नादिया मिर्ज़ा, सीनियर तज्ज़ियाकार और बोल न्यूज़ की आगे पर्सन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आई हैव दिस वन थिंग, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कबूल करने और ख़ुद हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठने का फैसला किया।
फिर सियासी मैदान की दो बड़ी मद्दे मुकाबिल जमातों के दरमियान एक फ्रेंडली ऑपोजिशन की सूरत हाल है। आप इसे सियासी इस्तेहकाम समझती हैं या ये महज मफादात की सियासत हो रही है? देखिए, सियासी इस्तेहकाम को तो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, मफादात की सियासत भी एक तरह से, क्योंकि असल मुद्दा क्या है, मामला ये है, आप देखें ना कि वफाक में PMLN की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी उसकी अहम इत्तेहादी है, लेकिन हुकूमत से अलग है। यानी इत्तेहादी तो वो अपने आप को कहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई वजारतें नहीं ली हैं। और जब उनसे कोई बात करो ना हुकूमत की, तो वो कहते हैं कि जी हमारी तो हुकूमत नहीं है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने वजारतें नहीं ली। ऑल्दो कि ज़ाहिर है, हमें भी पता है उन्होंने आईनी ओहदे लिए हैं, ये सब कुछ हुआ है। तो वाइस वर्सा इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल होगी। आपको पता है कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इट वाज अ बिग अपसेट, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि वफाक में किसी और की हुकूमत हो और गिलगित बल्तिस्तान में या कश्मीर में किसी और की हुकूमत को। तो फर्स्ट टाइम इट हैपेंड। अब चूँकि वफाक में इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, लेकिन कैबिनेट में शामिल नहीं है, वो कहते हैं हुकूमत में शामिल नहीं है। तो अब PMLN का भी ये कहना था, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर मुख्तसर से सीट्स होती हैं, कोई बड़ी अपोजिशन नहीं है वहाँ पर। अगर PMLN भी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में शामिल हो जाती है और हुकूमत में शामिल हो जाती है, तो फिर अपोजिशन कौन करेगा? हम ये सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि IPPs के जो उनको अचानक से सीट्स मिली, 4 आज़ाद लोगों ने IPP को ज्वाइन किया, उसके बाद जो रिज़र्व सीट्स हैं उनकी 5 या 6 सीट्स उनकी मिल जाती हैं, वो अपोजिशन में बैठेंगे। तो डेफिनेटली उन्होंने IPP को ज्वाइन अपोजिशन में बैठने के लिए तो नहीं किया। नैयर बुखारी साहब से हमारी जब गुफ्तगू हो रही थी अपने एक प्रोग्राम में, वो ख़ुद भी वहाँ पर गिलगित में मौजूद थे, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म भी किया कि IPP के वफ्द से उनकी मुलाकात हुई है, यानी पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई है, और IPP के जो वफ्द है उन्होंने कहा है कि हुकूमत में हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बदले में उन्होंने कुछ वजारतों की डिमांड की है। देखते हैं कि वो डिमांड जो है वो फिर कैसे फुलफिल होती है। एंड अच्छा, सिचुएशन जो है वो ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान में जब सूरत हाल बनती जा रही है, ये बातें भी सुनने में आ रही थी कि 60-40 का फार्मूला जो है वो तयशुदा था। ऐसा तो नहीं हुआ खैर, क्योंकि नून लीग ने PP की हिमायत के बावजूद अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। तो इस मुफाहमती सियासत के बाद क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है आपको खित्ते में? देखिए, अब तो मेरा ख्याल है कि ये हम थोड़ी सी पुरानी बात पर आ जाएंगे, क्योंकि जो 40% वाली बात थी कि कुछ हमें मिलेगा, कुछ हम नून लीग को देंगे, वो उस सूरत में होता कि अगर दोनों इत्तेहादी होती, जिस से हम पहले भी बात कर रहे हैं और आप पहले भी बात कर रहे हैं कि नून लीग ने तो अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला कर लिया है, अभी तक तो वो अपने इस फैसले पर कायम है, और जिसकी वजूहत आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने दी भी हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये सवाल रहता ही नहीं कि जी उनको 40% हिस्से का फार्मूला तय था या नून लीग को इसका क्या होगा। नून लीग अपोजिशन में बैठने जा रही है और नून लीग अपोजिशन में बैठेगी, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत करेगी। अच्छा, नैयर हुसैन बुखारी से जब हमारी बात हो रही थी, जिसका मैं बार बार हवाला दे रही हूँ क्योंकि इसी टॉपिक पे बात हुई थी, और वो एक मरकज़ी रोल प्ले कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बनाने में, इसी वजह से वो अभी भी गिलगित में मौजूद है। तो वो ये कह रहे थे कि अभी भी जो पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफिन हैं उनका इशारा जहाँ था किसी मुखालिफ की तरफ, वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10-12 सीटें 10-11 सीट जीतने के बाद जो कि अक्सरियत में है वो हुकूमत ना बनाए, लेकिन डेफिनेटली हमने हमेशा ये देखा है कि पूरी एक मुकम्मल तौर पर एक अक्सरियत जिसको हम कहते हैं 2/3 इस तरह से या फुल फ्लैट, वो किसी भी एक पार्टी को के नसीब में नहीं आती, क्योंकि एक दफ़ा आई थी तो उसका एक एक्सपीरियंस बड़ा बुरा कंसीडर किया जाता है। तो बहरहाल अब नैयर बुखारी साहब भी वहाँ पर हैं, जोड़ तोड़ उरूज पर हैं। तो PMLN ने जबकि ये फैसला कर लिया है और IPP को साथ मिला के अगर उन्होंने हुकूमत बनानी है, क्योंकि उनकी 11 सीट थी और एक आपको नादिया, नून लीग ने हुकूमत में शामिल होने के बजाय अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने की तरजीह की है उनकी ये। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या हिकमत अमली हो सकती है? क्या वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं इस वक्त GB की? देखिए, मैं फिर यही बात कहूँ कि ये एक हिकमत लिए है नून लीग की। उसकी जो एक अहम तरीन वजह है वो यही है कि अगर वो आप हुकूमत का साथ दे देते तो तमाम जो फंडिंग होती, तमाम जो प्रोजेक्ट होते, तमाम जो डेवलपमेंट होती, वो वफाक से गिलगित बल्तिस्तान में होती है। वफाक फ़ंड्स एलोकेट गिलगित बल्तिस्तान के लिए करता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अगर वज़ीर आला
पीपल्स पार्टी का होता तो डेफिनेटली सारा के सारा क्रेडिट वो वहाँ पर जाता ना। अगर आप हुकूमत में PMLN शामिल होती तो ना वो किसी किस्म के डिले कर सकती थी, ना वो रिलेक्टेंस शो कर सकती थी, उसको फंडिंग भी करनी थी, उसको डेवलपमेंट भी करनी थी, और क्रेडिट जो है वो PMLN। देखिए सियासी इख्तिलाफात हमेशा से रहते हैं और जितने भी अच्छे आप इत्तेहादी हो जाएं, लेकिन अगले को सियासी तौर पर बिछाड़ना आपका हक होता है और यही जमहूरियत होती है। तो मेरा ख्याल है कि यही नून लीग का फ़ैसला है और ये उसकी एक हिकमत अमली भी है। रीज़न मैं आपको यहाँ पर भी बता रही हूँ, और अपोजिशन में भी किसी को बैठना है, अपोजिशन भी करनी है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक फ्रेंडली अपोजिशन का माहौल होगा और वो टोटली डिपेंड करेगा जो आपके वफाक में जो आपका ताल्लुक़ है बिटवीन पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो ताल्लुकात आपके वफाक में रहेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के। यानी कि आप नादिया फिर इसका मतलब कि ये कहना चाह रही हैं कि ये सारा सेटअप हुआ है GB में, वो विफाकी मामलात का ही तसलसल है। देखिए वही वाली बात है ना कि सियासी फरीक तो हैं, जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हमने और आपने देखा है कि एक दूसरे को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। PTI तो कहीं बहुत पीछे रह गई। एक तो PTI के पास उसका कोई इंतखाबी निशान नहीं था और वो वाली हाइप नहीं थी। अब तो PTI के धड़े इतने हो चुके हैं, PTI आपस में ही लड़ के वो क्या होता है कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोच एक की दुम। तो इस तो PTI का वो हाल है। तो PTI तो इस रेस में हमें कहीं नज़र ही नहीं आती। अब उसको एक हाइप क्रिएट करने के लिए बहुत सारी बातें की गई, हमें इजाज़त नहीं दे रही, हमें ये नहीं हो रहा, हमें वो नहीं हो रहा। PTI के लोग बयान देते रहे। हो सकता है कहीं सख्तियाँ भी हुई हों, लेकिन ये सख्तियाँ तो 2024 के इलेक्शन में भी थी ना। उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा खासा एक उन्होंने अपने नाम की थी सीट्स नंबर की अगर हम बात करें तो ये सख्तियाँ अपनी जगह होती है। लेकिन अगर आवाम सोच ले कि हमने उनको वोट देना है तो फिर आवाम के कोई नहीं भिड़ सकता। तो पीपल्स जो PTI है उसका तो फ़िलहाल इस रेस में ना होना हमें और आपको साफ नज़र आ रहा था। बहरहाल जो PMLN और देखना यह है कि पीपल्स पार्टी को सिंध के बाद GB की हुकूमत मिलने में क्या किरदार GB की डेवलपमेंट के लिए पीपल्स पार्टी अदा कर पाती है और अपने लिए खास करके फेडरल में कितनी अच्छी जगह बना पाती है, इसकी वजह से। यानी वी आर टेकिंग अ लिटिल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबलों की। तो कल का दिन भी बड़ा ज़बरदस्त रहा और स्पेन ने बताया कि वो स्पेन क्यों है। सऊदी अरब को 4-0 से शिकस्त दी, अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। दूसरी जानिब ईरान ने बहुत ही ज़बरदस्त दिफाई खेल पेश किया, बेल्जियम को गोल करने से रोका। और एटलांटा में वैसे तो स्पेन का ये मैच खेला गया था और सऊदी अरब से शुरू पे ही दबाव इतना था कि आखिर में सऊदिया ने खुद ही एक ऑन गोल भी कर दिया। एब्सोल्युटली, सब हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा। वेल मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया डिड स्टार्ट वेरी वेल, लेकिन उसके बाद इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट। जैसे ही 2 गोल्स खास करके 21वें और 24वें मिनट में हुए, उसके बाद मेरे ख्याल में मिखेल के वो 2 गोल्स के बाद सूरत हाल ऐसी लिमिल के इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी उनके लिए कि उसके बाद उनका कमबैक करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। एंड दिस इज स्पेन वर्सेस सऊदी अरेबिया फॉर यू। ऑलराइट, वेल इसके बाद जो था वो ईरान ने ड्रॉ किया और ईरान ने ड्रॉ किया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और उनके कीपर ने जो है वो तो बहुत ही शानदार खेल पेश किया अगेंस्ट बेल्जियम। सो द गुड थिंग इज़ कि जो ईरान और मिस्र के जो ग्रुप में है, मिस्र इज टॉपिंग विद द थिंग, ईरान इज ऑन द सेकंड नंबर और गॉड नोस के दोनों क्वालिफाई कर जाए। लेकिन उससे पहले कि हम बात करें इजिप्ट वाले मैच के लिए, एक और बड़ा अपसेट हुआ कैप वर्डे में। यूरुग्वाई को 2-2 गोल से जो है वो ड्रॉ करवाया। दिस वाज समथिंग गुड फॉर जनाबे आली कैप वर्डे के लिए। तो यस, हियर वी गो, अचीवमेंट ही इन अ वे कि कैप वर्डे को अगेंस्ट यूरुग्वाई इतनी बड़ी टीम माना नहीं जाता है और कंसिस्टेंटली, यानी लास्ट मैच भी देखें उनका और फिर ये मैच भी देखें, they've really showed their strength in this वर्ल्ड कप। और उसके बाद जो लेटेस्ट आखिरी मैच हुआ दैट वाज इजिप्ट वर्सेस न्यूजीलैंड। और इजिप्ट ने, हालांकि न्यूजीलैंड जो है उसने लीड किया था, लेकिन उसके बाद पहले जीको ने, उसके बाद सला ने और आखिर में ट्रेजिके ने। वेल मैं ट्रेजिके कह रहा हूँ तो आप मशहूर डेविड ट्रेजिके ना समझ जाइएगा, ये इजिप्शियन ही है और इनका नाम ट्रेजिके नहीं बट ही इज़ नोन टू बी ट्रेजिके। तो इजिप्ट ने जो है वो 3-1 से ये मुकाबला अपने नाम किया। और जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा था 3-1 इजिप्ट, और उसमें इजिप्ट जो है वो लीड कर रहा है। इजिप्ट जस्ट नीड अनदर ड्रॉ
विक्ट्री तो खैर बहुत ही गोल्ड हो जाएगा, जस्ट 1 ड्रॉ एंड इजिप्ट विल बी थ्रू नेक्स्ट राउंड ऑफ 32। सो लेट्स सी, ये तो अपने अच्छी स्पोर्ट्स से देखें अच्छी बातें कितनी अच्छी लगती हैं। हाँ। लेकिन वहीं फिर हम अपना लेकिन तस्करा कर लेते ये हैं। स्पोर्ट्स के लिए पता नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि हम फुटबॉल एंजॉय कर रहा है, पूरा पाकिस्तान बड़े शौक से देख रहा है। अब मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि हम इसकी तारीफ करें कि हमारी पाकिस्तानी टीम अभी नहीं है क्योंकि हमारा एक दुख कम है, क्योंकि हमें क्रिकेट से इतने दुख मिल जाते हैं, या हम होप करें कि वर्ल्ड कप में हमारे पास अपनी टीम भी होनी चाहिए फुटबॉल के लिए। वेल, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो पहले जिक्र कर लेते हैं। खैर वेले वुमेन्स टीम का बड़ा ही हमें वीकेंड पे दुख मिला। सैटरडे को हम सब इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार बांग्लादेश को हराकर टीम कुछ ऐसा कर जाएगी कि हमारी उम्मीदें फिर से इस टीम से जाग जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बांग्लादेश ने हमें 123 रन का टारगेट दिया था और हमने कहा कि बांग्लादेश इतना बुरा खेल रही है तो हम कैसे अच्छा खेल पेश कर सकते हैं। हम 100 पे हमने लगा कि 20 ओवर में हम 100 ही बनाएंगे, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। और हमेशा अव्वल आता हूं मैं वर्ल्ड कप से निकलने में। पिछले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान वाज द टीम सबसे पहले एग्जिट, इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इज द टीम सबसे पहली एग्जिट। यू फील बैड फॉर द कैप्टन फातिमा सना जो कि लोन फाइटर रहीं अब तक की। इसके अलावा आप सारे मामला देख लें तो इट्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पॉलिटिक्स की सियासत की नज़र हो गई है पाकिस्तान वुमेन टीम भी। इसके साथ साथ हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान मेन टीम का उस पर भी ज़रा नज़र डालेंगे, लेकिन वुमेन टीम की बात करते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक बार फिर पाकिस्तानी वुमेन टीम द फर्स्ट वन टू गेट एलिमिनेटेड अलॉन्ग विद आयरलैंड, मेरे ख्याल से नेदरलैंड्स, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, लेकिन एक स्टैट्स अगर मैं आपको दूं, हमारी टॉप 4 बैट्समैन उनके आप नंबर्स देख लें अगर। आलिया रियाज 0 10 8 1 22, ये पिछले इनके 5 मैचेस हैं। इसके साथ साथ दीगर जो प्लेयर्स हैं उनके भी शानदार परफॉर्मेंस है। जनाब इरम जिनको लेकर आए थे गालिबन हम अपनी ओपनर की जगह, 9 11 14 8 1। इसके अलावा हमारी जो ओपनर हैं गुल फिरोज़ा, उनके हैं 23 1 12 7 26। ये हमारे इस बैटिंग के साथ जब हम जाएंगे तो हम जीत तो नहीं पाएंगे ना सर? देखिए, पहले भी बात अपना मैं लास्ट में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे बड़ा जो एक इशू इस वक्त ये है कि पाकिस्तानी लीग का आपके पास अपना पाकिस्तान सुपर लीग या वुमेन्स लीग का एक सेटअप मौजूद नहीं है। जब पूल ऑफ क्रिकेटर्स की बात करते हैं, आपके पास सिर्फ एक सेट ऑफ प्ले है, वो एक डोमेस्टिक पूरे टूर्नामेंट के पूरे साल के अंदर आप एक डोमेस्टिक मैच खेलती हैं जहाँ से लोगों ने जाके कम बैक कर रहे हैं। वैरस ऐसी बहुत सी स्टोरीज आप प्रीवियसली देखें तो ऐसी आपके पास वुमेन्स मौजूद थी जो कि शायद अपना कैरियर प्रोलॉन्ग कर सकती, बहुत तगड़े आपके पास सेटअप मौजूद थे, लेकिन एक तो इंजरी के साथ वापस आना उनके पास ऐसा तो ज्यादा ऑप्शन नहीं थे क्योंकि सिर्फ एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। इस पूरे वर्ल्ड कप के अगर स्पॉट की बात करें, फिर मैंने कहा ना कि जो आपका रन स्कोरिंग मशीन है सिद्रा अमीन, उसको आप घर बिठा के गेम में हैं। आप आलिया रियाज की बात करें, आलिया रियाज का मुझे याद है कि अभी भी कुछ 2-3-4 साल से वो बॉलिंग नहीं करवा रही थी। जब पाकिस्तान टीम इंक्लूड हुई थी तो ऐसा फास्ट बॉलिंग इंक्लूड हुई थी। उसके बाद उनको कहा गया जी लॉन्ग हैंडल अच्छा यूज करती हैं तो ऐसा बैट्समैन इनको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन किस पोजीशन पर उनका जॉब रोल है क्या समझ नहीं आ रहा। इफ यू अलाउ मी, जो आपने सिद्रा अमीन वाली बात की है उन पे तो वहाब रियाज ने यही कहा है ना कि ये T20 को सूट नहीं करती, इसलिए हम इन्हें लेके ही नहीं जा रहे। बंदा पूछे अगलों से कि बाकी किसने T20 खेल लिया। ये सेम पैटर्न फॉलो किया गया जैसे मेंस टीम में फॉलो किया गया था। बाबर आजम को जब कहा गया था कि ये शूट ही नहीं करते तो हम इनको ले नहीं रहे T20 में, उसके बाद फिर कहानी आपके सामने। देखें, वहाब रियाज की मुस्लिम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था। सबसे पहले तो वहाब भाई से ये पूछें कि क्या आप इस जॉब रोल पर सूट करते ही नहीं करते हैं, क्योंकि वुमेन्स टीम की अगर बात करें तो आपने कभी वुमेन्स टीम के साथ काम नहीं किया था। आपने अचानक वर्ल्ड कप से पहले पूरा का पूरा कोचिंग पैनल आप चेंज कर देते हो, वहाब भाई आ जाते हैं। इससे पहले मतलब कोई एक्सपीरियंस पाकिस्तान टीम के साथ कोई ऐसा अच्छा नहीं रहा। सिद्रा अमीन की ये बात करें, चले मैं सबसे बड़ा एक एग्जांपल आपको देता हूँ सोफी डिवाइन की, जो कि न्यूजीलैंड की एक सीनियर मोस्ट प्लेयर है, कप्तान भी रही है, ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है। वो भी कोई ज्यादा फ्लैट पॉइंट क्रिकेट नहीं खेलती, लेकिन सीनियरिटी और खास करके जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से न्यूजीलैंड टीम रखा हुआ है। सेम विद आप चिमारी अटापट्टू पे चले जाए, श्रीलंका की हैं प्लेयर, उनके ऊपर भी तो इन्वेस्टमेंट हो रही है इस वक्त। आपको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स वाला एक प्लेयर चाहिए होता है बीच में जो इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर कौन सा बहुत तेज खेलती हैं, बट शी इज देयर। हरमनप्रीत कौर की बात करें, सिर्फ ये है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला जो कल्चर है खास करके इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, उसने 2-3 साल के अंदर आपको बहुत ज्यादा पीछे धकेला है। चाहे आप मेंस टीम की बात करें, चाहे वुमेन्स टीम की बात करें, इस वक्त भी अगर ये जो सूरत हाल है, आपको पता है उस दिन भी एक मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारी चीजें हुई। इससे पहले भी जब गैरी कर्स्टन कोच थे तब भी मीटिंग्स हो चुकी थी। लेकिन मुझे सिर्फ ये सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टेक होल्डर्स से कि क्या पाकिस्तान वुमेन्स टीम
क्या पाकिस्तान जो जूनियर लेवल है आपका, क्या उसमें से कोई बंदा नुमाइंदा बैठा होता है वहां पर? आपने कभी भी नहीं देखा। दैट शोज कि आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट है। वुमेन्स टीम को भी शायद मुझे फील होता है कभी कि शायद इसलिए साथ रखा हुआ है क्योंकि आईसीसी से कहीं सैंक्शन ना लग जाए कि मेंस टीम को पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए बड़े टूर्नामेंट्स में, इसलिए हम उसको कैरी साथ करें। लेकिन जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप वुमेन क्रिकेट का पूल ऑफ क्रिकेट नहीं बढ़ाएंगे, आपके देखिए एक परफॉर्मेंस फातिमा सना की उस मैच के अंदर, उसका फायदा क्या हुआ कि आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई इस वक्त 100 के अंदर। अगर आपकी लड़कियां परफॉर्म करती हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। कल भी जो एक सीनियर मोस्ट प्लेयर है, जो कमेंटेटरों ने बात की कि पाकिस्तान का सिर्फ मसला क्या है, इट्स वन ऑफ द टीम टू वॉच ऑन, लेकिन उनके पास कोई ऐसे मौके मौजूद नहीं है, लीग सिस्टम नहीं है जहाँ से लड़कियों को आप बनाते हो। डोमेस्टिक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आप जब तक टॉप और वो इन्वेस्टमेंट सिंसियर है या नहीं है, यानी आप इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आप बेहतरी चाहते हैं या आप खाना पूरी कर रहे हैं? मेंस क्रिकेट पे थोड़ी बात कर ले अवैस भाई, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला जरा बताएं तो सही। ये नया मामला जो आया है विद बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी, व्हाट इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्राइंग टू डू ओवर हियर? अब अपने की प्लेयर्स को इससे बाहर रख के उनका कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके नहीं, अपना ये एज सच कोई इस वक्त एक अफवाह कहते हैं वो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने खुद कंफर्म किया था, एज सच कोई कंफर्मेशन इस पे है नहीं है। लेकिन जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले तो अगर उसके ऊपर है कि इन्होंने कहा है कि जी अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं ए कैटेगरी, ए बी कैटेगरी, तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना, जो कि 4 डे क्रिकेट है आपका। वो पहले थी इस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए, वो जो एक लाइन है वो उसके अंदर मौजूद है कि अगर आप पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट फ्रीक्वेंटली खेलना है। लेकिन क्या उस पर पहले भी अमल हुआ है? कभी भी नहीं। अगर हम बाप की बात कर ले, शाहीन की बात कर लें, रिजवान की, किसकी बात कर ले आप, इन्होंने लास्ट 4 डे क्रिकेट कब खेली है? रेगुलर बेसिस की बात करो। इनको मैचेस खेलना एक अलग सिस्टम है। प्रॉपर कायदे आज़म ट्रॉफी 4 डे कब आपने खेलना है? बहुत अरसा हो गया इस चीज का। तो उसको किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट लेके चलती है? दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट की बात हम करते हैं, बात फिर वो आ जाती है कि अकाउंटेबिलिटी प्लेयर्स की तो होती है, क्योंकि प्लेयर्स आपको टीवी पे नजर आते हैं, खेलते में नजर आते हैं। जो बैकएंड पे बैठे हैं उन तक तो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करें ना, पता लगे कि भाई वो कितनी पानी के अंदर इस वक्त मौजूद है, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस करनी है। चाहे आपके हेड कोच की बात करें, चाहे हाई परफॉर्मेंस को, चाहे आपके डोमेस्टिक की बात करें, उन पे कोई बात करता नहीं है। अभी 7 बंदे आप लेके पाकिस्तान क्रिकेट में आए हैं कि जी पूरा का पूरा रिवैम्प करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को। ये 7 फेसेस तो वही है जो कितने सालों कितने अरसे से क्रिकेट के अंदर मौजूद है। इन्होंने उस वक्त रिवैम्प नहीं किया, तो आप किस चीज का रिवैम्प आप करके देंगे? तो बिल्कुल मजाक बना रहे हैं। अवैस भाई, इफ यू अलाउ, मैं थोड़ी सी अगर तमीद बांधूं, जब आपने मेंस की बात की है, क्योंकि वहाँ पे भी आपने कहा वुमेन में सेटअप डोमेस्टिक नहीं है तो वो कहाँ खेलेंगी, इनके पास ये खेलते नहीं है। मेरिजान कैंप जो है उनकी मैं इनिंग्स जो है वो दोबारा से रिलीव करना चाहूँगा, भी लोगों को दिखाना भी चाहूँगा। वो भी कोई नई बच्ची तो नहीं है ना, वो भी एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, लेकिन द वे शी प्लेड वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। एक ऐसे मौके पे वो आई कि जब साउथ अफ्रीका वॉज स्ट्रगलिंग। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि 150 से ज़्यादा का टारगेट साउथ अफ्रीका ने अचीव किया है, ठीक है ना, एंड दैट टू अगेंस्ट इंडिया, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी फॉर्मिडेबल साइड। और देयर यू गो। तो सवाल यही बनता है ना बॉस कि आप अपने सिद्रा अमीन को आप यहाँ छोड़ के चले गए, आपकी एक प्लेयर वो 30 प्लस नहीं जा पा रही है। ये हमारी हालत है, मतलब बेचारगी की हालत है। आपने इंडिया को भी इतना ज़्यादा ठीक है नहीं करने दिया, आप चले उनके खिलाफ हार गई, देन आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गई, ठीक है, देन यू लॉस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश। दिस लीड्स मी टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इससे पिछले वर्ल्ड कप में भी सादिया हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको अच्छा बंडल आउट कर दिया था, हमने इंग्लैंड को बंडल आउट कर दिया था। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन बॉलिंग एज फार एज पाकिस्तानी कंटिजेंट, क्योंकि अब्दुल रहमान उनके साथ है। अब प्रॉब्लम लाइज विद द बैटिंग, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप पिछले 5 इनिंग्स देखें अपनी टॉप 4 बल्लेबाजों की, तो आपको नजर आ जाएगा कि उनके रन ही नहीं है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इन कंपैरिजन टू द लास्ट बिग इवेंट आईसीसी के, हम नीचे आए हैं अपनी परफॉर्मेंस में, और हमारी बैटिंग अच्छी बहुत नहीं थी लेकिन और खराब हो गई है, विच इज अ सैड मोमेंट। बट बात यह है कि क्या इसके ऊपर पीसीबी काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है हमें क्यों नहीं नजर आ रहा। लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक
बैक अगैन। आजकल छुट्टियां हैं और जब छुट्टियां होती हैं तो ख़ास करके बच्चे जो हैं वो जब स्कूल नहीं जा रहे होते उनके पास बहुत फ्री टाइम होता है। उस फ्री टाइम को वो कैसे कंज्यूम करते हैं, ज़्यादातर बच्चे उनका जो स्क्रीन टाइम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कई कंसर्न्स को रेज़ करता है क्योंकि पहले ही आजकल बच्चे जो है उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और फिर जब वो इंक्रीज़ होता है ये उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी बहुत हद तक असरअंदाज होता है। और अपेरेंटली शायद हमें ये लगता है कि ये जो स्क्रीन टाइम है ये वक्ती तौर पर है, 1-2 साल की बात है, लेकिन इसके देर पास रात उनकी पर्सनैलिटी पर आना शुरू हो जाते हैं। कैसे ये असरात आते हैं, कंजा सना हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। कंजा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, इट्स वंडरफुल टू हैव यू। कंजा, दिस मेन कंसर्न जो मैंने अभी जिक्र किया कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट इसके नुकसानात क्या हैं? हम स्क्रीन टाइम जो बच्चों को दे रहे हैं इससे क्या सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ ही मुतासर हो रही है, बट देर इज सम इमोशनल चेंजेस दैट वी डू गेट टू विटनेस इन देयर लाइफ एज वेल? कोर्स मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस जो दोनों होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइट? और यहाँ पर सिर्फ इमोशनल और मेंटल चेंजेस आर नॉट इन क्वेश्चन, फिजिकल चेंजेस भी बच्चों में हो रही होती हैं जो हमें ऑन द स्पॉट नजर नहीं आ रही, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आती है कि ब्रेन की डेवलपमेंट में कितना ज्यादा इम्पैक्ट किया है स्क्रीन टाइम ने। जब आप बच्चे को स्क्रीन दे रहे हैं तो आप एक तरह से उस स्क्रीन के थ्रू उसकी को पेरेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है? एंड दैट बेसिकली कैन नॉट टीच अ चाइल्ड कि हमने अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है। बच्चा अपने पेरेंट्स को देख के ज्यादा सीखता है, ठीक है? जब आप अपने एक पेरेंट को स्क्रीन के थ्रू रिप्लेस करते हैं तो फिजिकली तौर पे बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं होता प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो उसका कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट में डिले आ जाता है, ठीक है? क्योंकि आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन में बहुत तेजी से लाइट्स चेंज हो रही हैं। जब तेजी से लाइट्स चेंज हो रही है तो एक छोटे से बच्चे के दिमाग के लिए वो फास्ट स्पीड इज टू मच। प्लस जो ब्लू लाइट होती है स्क्रीन्स में, फोन्स में, वो बहुत सारी और चीजें डिस्टर्ब करती है, जैसे मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है जो कि स्लीप केमिकल है। जब बच्चे की स्लीप प्रॉपर्ली नहीं है तो वो पूरा दिन थका हुआ होगा, ऑलरेडी हाइपर होगा, गुस्से में होगा, चिड़चिड़ा होगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है उसमें। और फिर कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन पे बैठने से वो सारे चैनल्स या वो सारे कनेक्शंस ब्रेन के जो फिजिकल मूवमेंट से या बाहर जाकर खेलने से, लोगों से बात करने से, न्यू इंटरेक्शन से बनने चाहिए, वो नहीं बनते, वो थोड़े बनते हैं, वो बहुत डिलेड बनते हैं। सो ये सारी की सारी चीजें इमोशंस पे भी इम्पैक्ट कर रही हैं और फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो कंजा, हम इस स्क्रीन टाइम के ज़्यादा इस्तेमाल को जो रीसेंट वर्चुअल ऑटिज्म है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मान सकते हैं? डेफिनेटली यस। ऑटिज्म बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जो बच्चे का ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है ना, इसको हम कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी कि ब्रेन में प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होती। सो जेनेटिकली ऐसा होता है मोस्टली, या कोई म्यूटेशंस होती हैं ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो ये तब होता है। लेकिन जब हम स्क्रीन दे रहे हैं तो वही सारी चीजें और वही सारा इम्पैक्ट, सूडो ऑटिज्म हम इसको कह सकते हैं, वही सारा इम्पैक्ट स्क्रीन के थ्रू बच्चे के डेवलपमेंटिंग ब्रेन के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है? बच्चे का ब्रेन नहीं डेवलप हो रहा, वही सेम चीज है जो ऑटिज्म में हो रही है, राइट? ADHD में भी इसी तरह से हो रहा है, ऑटिज्म में भी इसी तरह से हो रहा है। सो वो एक सूडो ADHD सूडो ऑटिज्म क्रिएट कर रहा है, वही सारे सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है। द ओनली डिफरेंस इज ये स्क्रीन वाला वर्चुअल ऑटिज्म, यानी वर्चुअल ऑटिज्म जो है और जो दूसरा ऑटिज्म है उसमें ये डिफरेंस है कि हम इसको थोड़ा ट्रीट कर सकते हैं ज्यादा आसानी से, इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा फोकस नहीं कर पाता, दे डोंट अंडरस्टैंड कि ADHD हुआ है बच्चे को, उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता। और इसकी वजह से सिर्फ ये नहीं है, पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा हाइपर एक्टिव है, थकता नहीं है। फिर कुछ पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि बच्चा सोता नहीं है। क्या इन सब के पीछे भी स्क्रीन टाइम ही है ज्यादातर? डिपेंड करता है, यस। वी कैन अगर हम स्क्रीन टाइम के रेफरेंस से बात करें तो यस, देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम इन दिस सिचुएशन, क्योंकि फ्लिकरिंग लाइट्स जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं, फोन हाथ में, आपका बच्चा ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा है, मतलब स्क्रॉल कर रहा है स्क्रीन पे, तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं, माइंड एक चीज से दूसरी चीज पे कॉन्टिन्यूसली जंप कर रहा है, उसको एक चीज को प्रॉपर्ली प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिल रहा, यानी कि वो फुल डिटेल में जाके एक नॉर्मल ब्रेन की तरह वो चीज नहीं देखा, लेकिन इट इज जंपिंग फ्रॉम वन टू अनदर कॉन्सेप्ट। सो व्हेन दैट इज, इट ओवर स्टिमुलेट्स द चाइल्ड। जब ओवर स्टिमुलेशन है तो ADHD होगी या ADHD के सिम्टम्स होंगे। सो दैट्स हाउ इट इज। एंड अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है एंड ही इज नॉट कमिंग डाउन एंड ही इज नॉट स्लीपिंग, तो देयर इज अ हाई चांस कि उसको क्लिनिकल अटेंशन थोड़ी सी चाहिए। बट यस, स्क्रीन प्लेज अ ह्यूज रोल हियर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच कंजा फातिमा। कंजा सना उमर हमारे साथ आप मौजूद थी और इस मामले पे गुफ्तगू कर रही थी। दिस इज़ बिकमिंग क्लीशे, वी ऑल नो कि स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन कोई भी बच्चा जानबूझ के ये नहीं कर रहा, अनटिल अनलेस उसके पेरेंट्स उसको इस चीज़ की आदत दिला रहे हैं
कि जनाब अगर अब बच्चा जिद कर रहा है, लो बेटा ये लो, अगर बच्चा कुछ मांग रहा है, ये लो बेटा ये लो। सो द थिंग इज़ के इससे पहले कि बच्चों पे जिम्मेदारी का बार डाला जाए, क्यों ना जिम्मेदारी का बार उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स पे डाला जाए और अपनी उससे बिजी ज़्यादा लाइफ भी से सोसाइटी उनको पे भी भी कुछ जाए आप वक्त दे दें। यस, एब्सोल्युटली। सोसाइटी पर इसलिए क्योंकि क्या कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को घर से नीचे खेलने की इजाज़त दे सकता है, करीब कहीं घर से खेलने की इजाज़त दे सकता है? तो इवेंचुअली पेरेंट्स के पास वो जो फ्लैट्स में रहते हैं क्या ऑप्शन मौजूद हैं? वो इसके साथ ही लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।